नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। कोटपुतली से बड़ी खबर आ रही है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते बिजली विभाग का जेईएन गिरफ्तार। 2 दलालों को भी किया गया गिरफ्तार। 43,500 रुपए मांगी थी रिश्वत। डीपी लगाने के लिए मांगी थी रिश्वत। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने कोटपुतली से। एसीबी की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि रिश्वत लेते बिजली विभाग के जेईएन गिरफ्तार। 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया गया है। 43,500 रुपए मांगी गई थी रिश्वत। डीपी लगाने के लिए मांगी गई थी रिश्वत। तो ये बड़ी कार्रवाई रिश्वत खोरी के खिलाफ। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने कोटपुतली से, जहां पर रिश्वत लेते जेईएन को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि रिश्वत लेते बिजली विभाग के जेईएन को गिरफ्तार किया गया। 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया गया है। 43,500 रुपए मांगी गई थी रिश्वत। टीपी लगाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर कोटपुतली से, जहां पर रिश्वतखोरी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई एसीबी द्वारा की गई। बिजली विभाग के जेईएन को रिश्वत मामले में आपको बता दें पकड़ा गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। 2 दलालों को भी किया गया गिरफ्तार। 43,500 रुपए रिश्वत मांगी गई थी। डीपी लगाने के लिए रिश्वत मांगी थी। सीताराम गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीताराम, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? कैसे रिश्वतखोरी का भांडाफोड़ हुआ? मैडम, मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसीबी मुख्यालय की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने कल देर रात्रि को नारेड़ा में ये कार्रवाई की है। बिजली विभाग का जो जेईएन है नरेंद्र बाकुरिया और उसके साथ जो 2 दलाल हैं उनको ट्रैप किया है। बिजली डीपी लगाने की उन्होंने रिश्वत मांगी थी, तो जो परिवादी है उसने एसीबी को इसकी जानकारी दी। एसीबी ने देर रात की इसकी कार्रवाई की है, तो उनको 43,500 रुपए लेते हुए रंगे हाथों से उनको ट्रैप किया है, जिसको तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकियों की अभी तलाश जारी है और उनके अन्य ठिकानों पे अभी जांच जारी है। बिल्कुल, इस तरह की कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरीके से सरकारी विभागों में जो रिश्वतखोरी चलती है उससे कहीं ना कहीं आम जनता तक जो लाभ पहुंचना होता है वो नहीं पहुंच पाता है। तो ये एक कड़ा मैसेज है उन अधिकारियों को कि रिश्वतखोरी अगर की जाएगी तो इसी तरह की कार्रवाई होगी। जी जी मोनिका जी, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए अब बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन। विधायक चंद्रभान सिंह के नेतृत्व में धरना। बीजेपी के मंडल प्रभारी और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। आपको बता दें कि बीजेपी के मंडल प्रभारी और कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ। चित्तौड़गढ़ से ये बड़ी और अहम जानकारी। राज्य सरकार के खिलाफ बिजली कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन। विधायक चंद्रभान सिंह के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दरअसल बिजली कटौती को लेकर यहां पर विरोध जताया जा रहा है। गोपाल चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गोपाल, बिजली कटौती को लेकर विरोध यहां पर दर्ज किया जा रहा है, क्या आप देख रहे हैं? क्या कुछ कहना है यहां पर बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल मोनिका, यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में बिजली का संकट है और आज से इस संकट को देखते हुए जिला मुख्यालय और संभाग स्तर पर भी बिजली कटौती शुरू हुई है। 2 से लेकर के और लगभग 13-14 घंटे की बिजली कटौती यहाँ पर रोज की जा रही है, जिसके विरोध में आज जो विपक्षी दल है प्रमुख भाजपा, वो आज विरोध प्रदर्शन पर उतरी है और उन्होंने कांग्रेस सरकार के मुखिया अशोक गहलोत को आगाह किया है कि आगामी दिनों में अगर बिजली की जो आपूर्ति है उसको बहाल नहीं किया जाता है पूरी तरह से, तो बड़ा आंदोलन यहाँ पर देखने को मिलेगा उनकी तरफ से। चंद्रभान सिंह आज्ञा ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि राजस्थान सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके कारण ये बिजली संकट हुआ है। और जो जिस तरह से अशोक गहलोत बराबर समय पे केंद्र के ऊपर हमला बोलते रहे हैं कि जो कोयला उनको नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जहां से कोयला आता है वहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है
अगर कांग्रेस की सरकार अगर आपस में कोलिब्रेशन नहीं कर पा रही है तो शायद ये पूरी जिम्मेदारी प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत की बनती है। और आने वाले समय में जिस तरह से चंद्रभान सिंह आकिया ने कहा है कि बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा अगर सुधार नहीं हुआ तो। मोनिका, चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अब खबर टोंक से है, जहां पर अन्नदाता फसल बीमा योजना की राशि समाप्त हुए 2 साल हो गए लेकिन अभी तक नहीं दी गई, जिसके चलते यहां पर टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के नेतृत्व में बिजली कटौती और फसलों की मुआवजा की मांग को लेकर उनियारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर प्रभु बाडोलिया सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं सांसद ने कहा कि 10 दिन के भीतर कंपनियां किसानों को मुआवजा नहीं देंगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। घोषणा की थी कि अगर 10 दिन के अंदर हमारे किसानों को बीमा कंपनी यहाँ से पैसे हट के ले जा रही है, पैसा नहीं दे रही। अगर अगले 10 दिन के अंदर में ये पैसा नहीं मिला तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिले के सभी किसानों को इकट्ठा करके यहां पर पूरा बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, ताकि बीमा कंपनी को आना बंद कर दूंगा, ताकि मेरे किसान को लूटा जा रहा है लेकिन किसान को पैसा नहीं मिल रहा। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बीमा कंपनी और कृषि विभाग दोनों साफ तरीके सुन लें कि मेरे किसान को अगले 10 दिन के अंदर में मुआवजा मिलना चाहिए। अगर 10 दिन में मुआवजा नहीं मिला तो बहुत बड़ा हम इसका आंदोलन करेंगे। तो हमारे साथ सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया खुद जुड़ चुके हैं। सुखबीर जी, स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद। यहाँ पर फसल बीमा योजना को लेकर जो राशि है वो नहीं मिल रही है, किसान काफी परेशान है सर। हर खबर के माध्यम से किसानों को क्या कहेंगे आप? दोनों और रबी के फसल का करीब 200 करोड़ रुपए कंपनी ने लिया है, एक बार 10 करोड़ एक बार। ये केसीसी में किसान का कट गए। और मेरा आपके माध्यम से कहना चाहे है भाई, किसान बहुत परेशान है। हमारी उड़द की फसल बिल्कुल 90% खत्म हो चुकी थी और आज 10 महीने करीब हो गए, आज दर दर भटक रहा है। तो मैंने 10 दिन का अल्टीमेटम नोटिस दिया हुआ। ठीक है, क्या मैं जी अगर अगले 2-3 दिन के अंदर में पैसा नहीं डला तो मैंने जो आप अभी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, हम कह रहे हैं हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे ताकि जी सुखबीर जी हम इसका बहुत बड़ा जवाब देंगे। जी सुखबीर जी, क्या आप किसानों से मिले हैं, किसानों से आप रूबरू हुए, उनकी क्या समस्याएं हो, इसके अलावा उन्होंने आपको बताया? देखिए, मैं जैसे दोनों जिलों में अभी मीटिंग भी हुई थी, मेरे हिसाब से सब जगह गया हूँ भी, अभी मैं क्षेत्र में हूँ, सारे घूम रहा हूँ। किसानों को पैसा नहीं मिल पाया, तभी हमने मजबूरी उठा के कदम उठाना पड़ा है। नहीं तो ये जैसे ही फसल नष्ट हुई थी उसके महीने बाद 10 महीने हो गए उड़द की फसल को नष्ट हुई, आज तक भी किसान को पैसा नहीं मिल पा रहा। किसान बेचारा बार बार सब जगह रिक्वेस्ट कर ली। जहां तक बीमा कंपनी का आदमी एक तो जिले में बैठता है, उसके बाद में उप तहसील आदमी बैठता है, टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है ना, तो कहीं उप तहसील पर किसी भी मैं कलेक्ट्रेट में बात कर ली, मैंने उप तहसील में बात कर ली, से बात कर ली, कोई आदमी ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर बीमा कंपनी का उप तहसील कोई आदमी बैठता है, लेकिन टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुखबीर जी। वहीं कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में कचरे के ढेर में आग लगने से हड़कंप मच गया। मामला शहर के आदित्य आवास कॉलोनी का है, जहां खाली पड़े भूखंड पर कचरे के ढेर में देर रात को आग लगने से खलबली मच गई। कॉलोनी के निवासी रतन सिंह बख्शी ने मौके पर पहुंचकर सूझबूझ का परिचय देते हुए यहां पर गार्ड की मदद से तुरंत पानी की सप्लाई को शुरू कर आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस हादसे का समय रहते पता लग गया, किसी की जान नहीं गई और बड़ा हादसा होते होते टल गया। तेजपाल सिंह बग्गा हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटा से ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया, यहाँ पर गनीमत ये रही कि समय रहते आग को बुझा लिया गया। यह आग कैसे लगी और क्या कुछ इसके कारण बताए जा रहे हैं? मोनिका, कल रात्रि को 11 बजे आदित्य आवास कॉलोनी के जो पार्क है उसके पास खाली भूखंड में अचानक आग लगी जी। लोग उस वक्त सोए हुए थे। किसी ने फोन पर सूचना दी स्थानीय रतन सिंह बख्शी को। उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर वह आदित्य आवास उद्यान में जो पानी
पानी का टैंक रखे हुए हैं और जो बोरवेल लगी हुई है उससे उन्होंने पानी शुरू करवाकर उस आग पर तुरंत काबू पाया। वहीं जहां भूखंड के पास में एक सहरिया परिवार रहता था, उसको सबसे अधिक इसमें नुकसान हो सकता था। उसके मकान को क्षति हो सकती थी, परंतु इन मौके पर चौकीदार की मदद से उस आग पर काबू पाकर बड़ा हादसा टल गया। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तेजपाल तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबर राजसमंद से है, जहां पर देवगढ़ में एक बार फिर नेशनल हाईवे 8 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। वहीं हादसे में एक चालक की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची देवगढ़ पुलिस 3 अन्य घायलों को देवगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जिसका इलाज के दौरान एक घायल ने आपको बता दें कि दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया। मरने वाले की शिनाख्त हरियाणा निवासी वसीम खान और अजमेर निवासी मुकेश कुमार के रूप में हुई है। हस्तीमल साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हस्तीमल, ये बड़ा हादसा बताया जा रहा है, दर्दनाक मौत यहां पर हुई है। इस हादसे में क्या वजह बताई जा रही है कि ये टक्कर हुई, इसके पीछे की? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं, ये राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के दान की बावड़ी नेशनल हाईवे के पास कल सवेरे 8 बजे की घटना है जी, जहां 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हुई। उससे दोनों ट्रकों में देखते ही देखते आग लग जाने से एक जो युवक था उसकी अंदर केबिन में ही दर्दनाक जलकर मौत हो गई। तो वहां पर सूचना पर एक दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन उस दमकल में भी पानी खत्म हो गया। तो दूसरे दमकल को मौके पर बुलवाया और फिर बाद 3 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया, जहां 3 घायलों को देवगढ़ अस्पताल पहुंचाया पुलिस ने, जहां पर एक की और मृत्यु हो गई और जहां की उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें राजसमंद आरके जिला चिकित्सालय रेफर किया। पुलिस ने दोनों मृतक के परिवारजनों को सूचना दी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हस्तीमल तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं पीएनबी बैंक में हुई चोरी मामले का प्रतापगढ़ की कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें 4 आरोपियों को धर दबोचने में सफलता हासिल की गई है। आपको बता दें कि आरोपियों ने बैंक में आए एक व्यक्ति के 2,14,000 रुपए उड़ा लिए थे। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिलाओं की तलाश शुरू की। थानाधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले शहर के हायर सेकेंडरी रोड से पीएनबी बैंक से 2 महिलाओं ने बैंक में रुपए लेने आए व्यक्ति के बैग से 2,14,000 रुपए लेकर फरार हो गई थी। इस गिरोह के लोग छोटे बच्चों और महिलाओं के साथ घूमकर आभूषण और बैंकों में आने वाले की रेकी कर चोरी करते हैं। इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। दिलीप हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। दिलीप, ये जो गिरोह पकड़ा गया है, कितने और मामले सामने आए हैं, कितने और लोगों को इसी तरीके से ठगा गया है? जी मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्रतापगढ़ थाना पुलिस की बहुत ही बड़ी कार्रवाई रही है। मैम, ये 2 महीने पहले पीएनबी बैंक से चोरी की इस मामला का खुलासा आज किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 माह पहले एक व्यक्ति अपने बैंक में 2,14,000 रुपए लेने के लिए आया था। तभी पीछे से 2 महिलाओं ने आकर उसके बैंक से 2,14,000 रुपए लेकर वहां से रफू चक्कर हो गई, जिसको लेकर इन्होंने इस मामले को लेकर थाना पुलिस में भी मामला दर्ज करवाया है। इसको लेकर मैम ये कार्रवाई करीब 2 महीने से चल रही थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैम ये सीसीटीवी फुटेज में महिलाओं के चेहरे सामने आए हैं, जिसको लेकर पुलिस ने इनके चेहरे और इनके आधार कार्ड के जरिए इन तक पहुंचने की कोशिश की है। जी, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
चलिए अब खबर रामगंज मंडी से है, जहां कोटा ग्रामीण एसपी ने अवैध बजरी का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसके बाद पुलिस टीम ने गश्त के दौरान अवैध बजरी का खनन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। वहीं ग्रामीण एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि थाना अधिकारी अमरनाथ जोगी के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर अवैध बजरी खनन और चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आजम चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आजम, किस तरीके से क्या कुछ कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है? जी, बताना चाहूंगा कि जब पुलिस गश्त कर रही थी उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक बजरी से भरा हुआ ट्रैक्टर वहां से जा रहा है, तो पुलिस वहां पर पहुंची मौके पर और इसको जब पकड़ा तो इससे दस्तावेज मांगे गए। इसके बाद कोई दस्तावेज नहीं मिले तो पुलिस ने इसको पकड़ के और मामला दर्ज किया और ट्रैक्टर को जब्त करके चालक को गिरफ्तार कर लिया। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। कोटा में पुलिस के सख्त रवैये का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कोविड स्वास्थ्य सहायकों को चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से नहीं मिलने दिया, जिसके चलते उनके द्वारा शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया गया। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आरोप है कि राज्य सरकार ने हमारी सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के 31 मार्च को समाप्त कर दी, जिसके चलते हम सब बेरोजगार हो गए हैं। साथ ही उनका कहना है कि कोरोना में हमने पूरी मेहनत से अपनी सेवाएं दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी हठधर्मिता से हमारी सेवाओं को समाप्त कर दिया। हम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो सरकार ने 31 मार्च को हमें सेवा से हटा दिया था। आज चिकित्सा मंत्री जी कोटा आ रहे थे, तो हमसे मिलके हमारी मांगों मनवाने के लिए चिकित्सा मंत्री जी से मिलते हैं, पर चिकित्सा मंत्री जी और प्रशासन का इतना दबाव बना जाए कि हमारे कोविड स्वास्थ्य सहायकों को यहाँ से शहीद स्मारक से भगा दिया। तेजपाल बग्गा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, यहाँ पर क्या कुछ कहना है इन स्वास्थ्य कर्मियों का, क्या कह रहे हैं, क्या इनकी मांग है और प्रदर्शन आखिर क्यों किया जा रहा है? मोनिका, कोविड स्वास्थ्य सहायकों को कोरोना काल में 2 वर्ष पूर्व लगाया गया था। तब इनसे ये वादा नहीं किया गया था कि उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा, परंतु सरकार ने 31 मार्च को इनकी सेवाएं अचानक समाप्त कर दी, जिससे पूरी तरह बेरोजगार हो गए। अब ये बेरोजगार होकर ये लगातार जयपुर में, कोटा में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, जो कि कोटा जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, वो कोटा पहुंचे तो ये लोग उनसे मिलना चाहते थे, परंतु पुलिस ने इनको मिलने की इजाजत नहीं दी, जिस पर लेके इन्होंने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया तो वहां भी पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने उनको वहां से भी हटा दिया। बाद में पत्रकारों ने सर्किट हाउस में जब प्रसादी लाल मीणा से इनकी व्यवस्था, इनकी हटाए जाने के बारे में बातचीत की, तो प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि वित्त मंत्री ने, राजस्थान सरकार ने बजट में इनकी नौकरी को लेकर कई वादे किए हुए हैं, जब इम्प्लीमेंट होगा तो इनको भी पता चल जाएगा। ये प्रोटेस्ट यूं ही कर रहे हैं, शीघ्र ही इनको नौकरी मिलेगी। शुक्रिया आपका तेजपाल तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। राजसमंद में महिला और बाल विकास विभाग के तहत बदली गई व्यवस्थाओं ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मुश्किल में डाल दिया है, जिसे लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पुरानी व्यवस्थाओं को लागू करते हुए बदले हुए सब सेंटर को वापस पुराने सब सेंटर से संचालित करवाने की मांग की। इन महिलाओं का कहना है कि नए बदलाव के बाद 3 किलोमीटर दूर आने वाले सब सेंटर अब 15 किलोमीटर दूर कर दिए गए हैं। ऐसे में गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी के मरीजों को ले जाने में परेशानियां झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा इसके लिए कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जाने से उन पर आर्थिक बोझ भी पड़ेगा। हमारे पहले ये CSC काकोली कमला नेहरू हॉस्पिटल में ले जाते थे हम, अब हमारे कुंवारिया में भेज दिया। वहाँ हमारे 15-16 किलोमीटर दूर पड़ता है। हमें अब TB पेशेंट है, हमें ब्लड स्लाइड जो हम लेते हैं हर महीने हमें 4-5 बार यहाँ आना पड़ता है कमला नेहरू। चलो यहाँ तो पास में ही 2-3 किलोमीटर हम आ जाते, लेकिन कुंवारिया महीने में 4-5 बार जाना हमारा पॉसिबल ही नहीं है। इतनी दूर हम वहाँ कैसे जाएँ, और हमारे पेशेंट को जो यहाँ कमला नेहरू में लाना इतना मुश्किल होता है, तो हम वहाँ कैसे लेके जा सकते हैं उनको।
तो हमारे हर तरह से प्रॉब्लम ही है। हम यहाँ कलेक्टर साहब से गुजारिश करने आए कि भाई हम जहाँ हैं पहले काकरोली पीएससी में हमें वही रखा जाए। वहीं राजस्थान के धरियावद में बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने गहलोत सरकार की नीतियों के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बिजली, पानी, सड़कों को लेकर उपखंड अधिकारी के समक्ष ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश मंत्री कन्हैयालाल मीणा और पूर्व मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह के साथ बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इसमें मुख्य मुद्दे हैं गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों। राजगढ़ बीजेपी जिला प्रभारी विष्णु चैतन्य और मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित ने यहां महामहिम राज्यपाल के जरिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीड़ा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया के निलंबन को रद्द कानूने बहाल करने और अतिक्रमण के नाम पर तोड़े गए मंदिरों, दुकानों, मकानों को दोबारा उसी जगह पर बनाने, पीड़ितों को मुआवजा देने और पुनर्वास की मांग की गई। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत प्रशासनिक लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप खबर मेरता सिटी से है, जहां पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी मेरता पहुंचे। वहीं प्रधान संदीप चौधरी, बीजेपी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। गौतन में शहीद की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में तीनों नेता शिरकत करेंगे। वहीं राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला और कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, बिजली और पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल नजर आ रही है। अनाचार और अत्याचार हो रहा है। दुष्कर्म के अंदर राजस्थान पूरे देश में पहली पायदान पर आ चुका है। सांप्रदायिक सद्भाव राजस्थान का बिगड़ चुका है। गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी पूर्णतः विफल हो चुके हैं और ऐसे में कोर्ट में खाज आज बिजली और पानी को लेकर राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इन सारे विषयों को लेकर जन जागरण करेगी, जनता के बीच में जाएगी। खबर रामगंज मंडी से है, जहां पर कोटा ग्रामीण एसपी ने बताया कि थानाधिकारी राजेंद्र प्रसाद मीणा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई, जिसमें थाने से फरार, गिरफ्तार, वारंटी, स्थायी वारंटी और अन्य फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया। वहीं गठित टीम ने कई प्रकरणों में फरार, गिरफ्तार वारंटियान देवा उर्फ देवराज गुर्जर, मनोज लालचंद, राधेश्याम और यहां पर राम रतन को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने अभियान चलाया है, जिसके तहत लगातार पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। खबर अब हनुमानगढ़ से है। हनुमानगढ़ के नौहर, जहां पर रेलवे ट्रैक पर शव मिलने का मामला सामने आया है, वहीं शव पहचान होने के बाद पुलिस ने 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हत्या की। इसके बाद शव को जानबूझकर रेल की पटरियों पर फेंक दिया। नौहर पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक के खिलाफ हत्या का एक मामला दर्ज था। नौहर थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस पूछताछ में सब कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं और जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिनांक 16 अप्रैल को सुबह 6 बजे के आसपास बुकरके के पास रेलवे ट्रैक है, वहां एक अज्ञात व्यक्ति को नग्न अवस्था में मारकर लेटाया हुआ था। इसकी सूचना मिली। सूचना पर मेरे द्वारा मौके पर पहुंचा गया। पहुंचने पर उस मृतक की लाश को हॉस्पिटल रखवाकर उसकी पहचान करने के लिए हरियाणा व राजस्थान के जिलों में आरजी व मैसेज वगैरह करवाए गए। तो उसके प्रयास से जो मृतक था उसकी पहचान होगी। सोनू उर्फ संदीप निवासी खाबड़ा के रूप में हुई। अजमेर जिले के सावर कस्बे में गलत तरीके से वाहन खड़ी करने पर पुलिस ने चालान काटकर चालकों पर कार्रवाई की है। सावर थाना प्रभारी आशुतोष पांडे के निर्देश पर पुलिस ने बस स्टैंड तिराहे पर लगने वाले जाम को लेकर कार्रवाई की। आपको बता दें कि बस स्टैंड तिराहे पर चाय की दुकान और अन्य दुकानों के बाहर लोग अपने दुपहिया और 4 पहिया वाहन गलत तरीके से खड़ा कर देते हैं, जिसके चलते वहां से निकलने वाले ट्रक,
और ट्रेलर से जाम लग जाता है। पुलिस ने हिदायत देते हुए कहा कि बस स्टैंड तिराहे पर वाहनों को सुव्यवस्थित रूप से खड़ा करें ताकि जाम ना लगे और चालान की कार्यवाही से भी बचें। राजस्थान के छोटी सादड़ी सेन समाज के आराध्य देव सेन महाराज के जन्मोत्सव पर सेन समाज के लोगों ने सेन महाराज की जयंती श्रद्धापूर्वक धूमधाम से मनाई। वहीं यहाँ पर आपको बता दें कि पर्व संध्या पर सेन चौक में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया और सेन महाराज की महाआरती की गई। इस मौके पर सेन समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान शहर के लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं शोभा यात्रा सेन महाराज के जयकारों के साथ नगर के कई बाजारों से होते हुए सेन चौक पहुंची, जहां आरती के बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपनो राजस्थान में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अजमेर में रणजीत सिंह राठौर पंचायत समिति मुख्यालय पर बीते दिन यहां पर मेट्रो और मनरेगा श्रमिकों ने एनएमएमएस में हाजिरी अपलोड नहीं होने पर कार्यक्रम अधिकारी श्याम प्रकाश और सहायक विकास अधिकारी सत्यनारायण लड्ढा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि श्रमिकों और मेट्रो को संशय है कि ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं होने पर किए गए क्या काम का भुगतान हो पाएगा। गौरतलब है कि मनरेगा श्रमिकों का एनएमएमएस उपस्थिति दर्ज नहीं होने से मनरेगा से यहां पर मोह भंग होने लग गया है। वहीं श्रमिकों का कहना है कि हम सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक मनरेगा कार्यस्थल पर कार्य कर रहे हैं। अगर हाजिरी अपलोड नहीं होगी तो मेहनताना कैसे मिलेगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार मनरेगा के अंदर श्रमिकों की जो हाजिरी है वो एमएमएस ऐप के जरिए की जानी थी। इस संबंध के में हमने ग्राम पंचायतों को निर्देशित करते हुए सभी मेट्रो को भी ट्रेनिंग दी है और उनको आदेशित किया है एनएमएस के जरिए हाजिरी दर्ज करने के लिए। लेकिन ये ऐप अभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। इस वजह से ग्राम पंचायतों से बार बार ये शिकायत आ रही है कि ऐप नहीं चलने की वजह से श्रमिकों की हाजिरी दर्ज नहीं हो पा रही है और इससे उनके कार्य की गुणवत्ता भी फर्क पड़ रहा है। उनको वेट करना पड़ रहा है हाजिरी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और बाद में ऐप के ऊपर भी सर्वर ऐप की वजह से दिक्कत आ रही है। हमने मार्गदर्शन के लिए जिला स्तर पर अवगत कराया गया है इस चीज़ के लिए और उन्होंने 2-3 दिवस के अंदर ये प्रॉब्लम सही होने के लिए। चलिए अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और बसेड़ी विधायक यहां पर खिलाड़ी लाल बैरवा ने बीते मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कई विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत पुलिस में दर्ज मामलों, आरक्षण में पदोन्नति, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को कई विभागों में चल रही योजनाओं का लाभ मिलने को लेकर समीक्षा की। साथ ही बैरवा ने मनरेगा कार्यों में 100% मैट महिलाओं को ही लगाने के निर्देश दिए। आयोग जिस काम के लिए अपना मिशन बना के निकला हुआ है, जितने भी एट्रोसिटीज हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनमें कमी कैसे लाई जाए और लोगों को इस एट्रोसिटी एक्ट के साथ साथ जो मिलना चाहिए न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब हमने जो सर्वे किया उसके तहत पाया कि 50% तो उसमें चालान FR कर देते हैं, 50% का चालान हो जाता है और जब नतीजे पर पहुंचते हैं कोई सजा कितनी हुई तो वो 0 है। इसका मतलब जो तंत्र है हमारा वो कहीं कहीं गड़बड़ है और जो न्याय जिस दलित को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कुछ ज़मीनों के झगड़े हैं, हमारे संज्ञान में आए हैं, तो ज़मीनों के झगड़े ऐसे हैं कि किसी ने किसी की ज़मीन दबा रखी है और वो आज तक क्या नाम है उसको कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमने सख्त निर्देश दे रहे हैं कलेक्टर को और संबंधित अधिकारियों को। वहीं कोटपुतली में नगर परिषद की लापरवाही सामने आई है, जहां नगर परिषद की लापरवाही के चलते हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। जानकारी के मुताबिक जिले के यहां बांसूर रोड पर नाले की खुदाई कर रही JCB ने लापरवाही के चलते पाइपलाइन जगह जगह से तोड़ दी, जिससे पाइपलाइन लीक हो गई और हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। गौरतलब है कि क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती के कारण लोग पानी के लिए परेशान हैं, तो वहीं नगर परिषद की लापरवाही लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है।
अब पड़ोसी और दुख होगा, पानी दे देर के नाला के नगर पालिका वाले नाला बना रहे हैं, इसमें आए दिन लाइन को तोड़ देते हैं। पहले भी लाइन टूटी थी, 1 महीने तक पानी बंद रहा था, हमने टैंकरों से पानी डलवाया है यहाँ, और अब फिर इस लाइन को तोड़ दिया। अब ये कई दिनों तक तो फिर लाइन बंद रहेगी। तो मेरी प्रशासन से अनुरोध है कि इनको नगर पालिका वालों को बोले कि भाई लाइन को बचा करके काम। वहीं रावतसर के गांव थालरका में जिले की पहली एमडी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस का शुभारंभ किया गया, जिसमें मां सरस्वती के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना की गई। साथ ही लैब कक्ष का रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर MP काला ने जिले के अंदर पैरामेडिकल सेक्टर में नए कोर्स के संचालन के लिए महाविद्यालय को बधाई दी। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि समेत प्रशासनिक लोग भी मौजूद रहे। इसका मोटिव पैरामेडिकल सेक्टर को बढ़ावा देना है। बच्चा ये कोर्स करने के बाद में काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर बच्चा जॉब कर सकता है, लाइक नर्सिंग होम है, डायग्नोस्टिक लैब है, मेडिकल कंपनीज है, क्लिनिकल हेल्थ सेंटर है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ट्रस्ट है जो मेडिकल की सेवाएं देते हो, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, तो वहाँ वो बच्चा जॉब कर सकता है। चलिए अब खबर सिरोही से है, जहां लक्ष्य कार्यक्रम का जिला स्तरीय आमुखीकरण आयोजित किया गया, जिसमें लक्ष्य प्रोग्राम सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्ष्य यानी कि लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव शुरू हुआ है। वहीं CMHO डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में प्रसव के दौरान देखभाल से जुड़ी रोकी जा सकने वाली मां और नवजात मृत्यु दर को कम करना और सम्मानजनक मातृत्व देखभाल सुनिश्चित करना है। हम कोविड स्वास्थ्य सहायक के जो सरकार ने 31 मार्च को हमें सेवा से हटा दिया था, आज चिकित्सा मंत्री जी कोटा आ रहे थे, तो हम सब मिलके हमारी मांगों मनवाने के लिए चिकित्सा मंत्री जी से मिलते हैं। पर चिकित्सा मंत्री जी और प्रशासन का इतना दबाव बना दिया कि हमारे कोविड स्वास्थ्य सहायकों को यहाँ से शहीद स्मारक से भगा दिया। चलिए फिलहाल आप राजस्थान में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।